फेक न्यूज फैलाने के आरोप में केंद्रीय मंत्री और आसनसोल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो पर केस दर्ज किया। बाबुल सुप्रियो ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर जो है वो पोस्ट की, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा और ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी दिख रहे हैं। इस तस्वीर में एक शराब की बोतल भी दिख रही है। इस तस्वीर को फेक बताते हुए बाबुल सुप्रियो पर केस दर्ज किया गया है। राजस्थान के टोंक में सरकारी अस्पताल के 3 स्वास्थ्य कर्मियों के ठीक होने पर जश्न मनाया गया। ये तीनों स्वास्थ्य कर्मी कोरोना मरीजों की देखभाल करते वक्त खुद भी कोरोना की चपेट में आ गए थे और उसी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इनकी तीसरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और अपने साथियों के ठीक होने की खबर मिलते ही अस्पताल के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी जो थे उनके स्वागत की तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी। तीनों स्वास्थ्य कर्मियों पर फूल बरसाए गए और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही इन तीनों कोरोना योद्धाओं के सम्मान में अस्पताल के सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने तालियां भी बजाई। बहुत खुशी हुई थी कि जब हम ड्यूटी लगी थी, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था हमें, और इसी बीच हम यहाँ काम करते करते पॉजिटिव हो गए और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए और घर जा रहे हैं। और लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी जब हुई थी जब हम पूरे टोंक ज़िले के अंदर उन पॉजिटिव के वार्ड के अंदर काम कर रहे थे, और अब अच्छा लग रहा है, हम घर जा रहे हैं। एकदम से पॉजिटिव की रिपोर्ट आ जाना स्टाफ के मन के उस डर को बढ़ाने वाली बात थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कर्मचारी, कोई डॉक्टर किसी तरीके से पीछे नहीं हटा और उस जंग को जारी रखा। और आज वो जो 3 कर्मचारी इस जंग को लड़ते हुए पॉजिटिव पाए गए थे वो भी नेगेटिव हो गए हैं और शेष कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी पे वैसे की वैसे डटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना संक्रमित 4 पुलिसकर्मी ठीक होकर काम पर लौटे तो उनके साथियों ने उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान चारों पुलिसकर्मी पर फूलों की बारिश के साथ साथ बाकी पुलिसकर्मियों ने खास डांस किया और साथियों के ठीक होने पर खुशी जताई। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज बहुत वायरल है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत सरकार ने युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की। दावे के मुताबिक सरकार सभी बेरोजगारों को हर महीने 50,000 रुपए देने वाली है। बस अपनी कुछ जानकारी एक वेबसाइट पर डालनी है। बेरोजगारों के लिए भारत सरकार की शानदार योजना आई है। शिक्षित बेरोजगारों को भारत सरकार कोरोना वायरस के समय में 50,000 रुपए देने वाली है, राहत पैकेज के तौर पर। भाई, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सोशल मीडिया तो इस दावे पर फूले नहीं समा रहा। मैसेज शेयर पर शेयर किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक तो छोड़िए, ट्विटर पर भी इसके बारे में चर्चा है। जो मैसेज शेयर किया जा रहा है वो भी देखिए। दावा किया गया है केंद्र सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस अभियान का नाम है राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना और इसके तहत लोगों को कोविड-19 के खिलाफ जंग के लिए 50,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। बस इस वेबसाइट पर रजिस्टर करें। इस मैसेज के साथ एक लिंक भी है जिसे क्लिक करके इस योजना का लाभ उठाने को कहा जा रहा है। यानी इस वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा। तो क्या भारत सरकार ने महामारी के समय में बेरोजगारों को भत्ता देने की घोषणा की है? क्या योजना का नाम राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना है? यह भी जानना जरूरी है कि क्या भारत सरकार ने इस खास योजना के लिए अलग वेबसाइट शुरू की है। इस योजना के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही किया जाएगा। वेबसाइट के लिंक को खोलने से पहले ऐसे तमाम सवाल हमारे मन में थे, लेकिन पड़ताल की शुरुआत करने के लिए वेबसाइट के बारे में जानना ही होगा। वैसे तो ऐसे लिंक पर क्लिक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं, लेकिन हमने इस लिंक पर क्लिक इसलिए किया क्योंकि हमें सच जानना है। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। वेबसाइट पर जाते ही राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना के बारे में बताया गया और सामने एक मैसेज आता है। कोरोना वायरस से फैली महामारी के कारण हुई आर्थिक हानि को कम करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए एक फॉर्म भरने को कहा जा रहा है। इसमें आपसे मोबाइल नंबर, आधार नंबर,
बैंक अकाउंट नंबर जैसी तमाम निजी जानकारियां मांगी जा रही हैं। इसके बाद अपनी तस्वीर, सिग्नेचर और जो पैसे आपने वेबसाइट को ट्रांसफर किए उसकी रसीद भी अपलोड करनी है। दावा किया गया है कि यह स्कीम पहले आओ पहले पाओ पर आधारित है, जिसका फायदा पहले 40,000 आवेदकों को ही मिलेगा। वेबसाइट के बारे में हमारा शक बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए हमने इस बारे में साइबर एक्सपर्ट से बात की। इस तरह की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको लगता है कि तो नॉर्मल वेबसाइट है, सरकार की वेबसाइट है, सरकार की कोई योजना होगी, सरकार आपको 50,000 रुपये दे रही होगी। मुझे लगता है ये जो जाल होता है ये जानबूझ के फंसाया जाता है ताकि लोग आएं और इसके अंदर फंस जाएं। आपके डेटा को उन्होंने चुराना है, उसे अनऑथराइज्डली एक्सेस करनी है और उसके बाद उस डेटा को आपने जाके मार्केट में बेच देना है। तो मुझे लगता है कि हम सबको जागरूक हो जाना चाहिए इस प्रकार की फिशिंग वेबसाइट्स के संदर्भ में। हमारा शक सही निकला। इस बात की पुष्टि करते हैं वेबसाइट पर ही अपलोड किए गए अखबार के ये 3 पन्ने। ये वेबसाइट पर इसलिए लगाए गए हैं ताकि ये वेबसाइट विश्वसनीय और प्रामाणिक दिखे, लेकिन इन अखबारों को ध्यान से देखने पर साफ दिखता है कि राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना के बारे में छपी खबर और दूसरी छपी खबरों में अंतर नजर आएगा। दोनों के फॉन्ट यानी खबर लिखने का स्टाइल अलग है। दूसरी बात, राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना की खबर किसी अखबार की वेबसाइट पर भी नहीं मिली। ये अखबार इसलिए भी लगाए गए हैं ताकि असली लगने पर 50,000 रुपए की लालच में लोग पैसे ट्रांसफर कर दें। और आज की तारीख में जब कोरोना वायरस को लेकर इतना ज़्यादा डर और पैनिक चारों जगह फैला हुआ है, इस डर और पैनिक को ही तो ये फियर और मोनेटाइज के माध्यम से फोकस कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स। लेकिन बात इतने से ही खत्म हो जाती तो ठीक थी। थोड़ी देर बाद वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया। ये वेबसाइट तो खुल ही नहीं रही। इस लिंक पर क्लिक करके तो जो पेज खुला उस पर लिखा आ गया एरर 1016। ये क्यों हुआ? इसका जवाब दिया हमारे साइबर एक्सपर्ट ने। ये एक फिशिंग प्रकार का प्रकरण है। जाल बिछाया जाता है, जो मछली आके फंस जाए वो शिकार हो जाती है साइबर क्राइम की। और क्योंकि इन साइबर क्रिमिनल्स को मालूम होता है कि बहुत जल्दी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों लोगों को पता लग जाएगा, तो वो शुरुआती दौर पर जितने ज़्यादा जाल में लोग फंस जाएं उन्हीं पर टारगेट करते हैं और एकदम उसके बाद वेबसाइट को बंद कर देते हैं। तभी इस तरह की वेबसाइट पर आपको एरर मैसेज आता है कि वेबसाइट खुल नहीं सकती। ये भी एक संकेत इस बात का है कि इस तरह की वेबसाइट्स जेन्युइन नहीं है। साफ है, ऐसी किसी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। लेकिन इस मैसेज की सच्चाई क्या है? जवाब दिया भारत सरकार के प्रेस सूचना विभाग ने, जिन्होंने ट्वीट कर इस खबर को खारिज कर दिया। दावा, सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना शुरू की है, जिसमें सभी राशन कार्ड धारकों को 50,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सच, भारतीय सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना लॉन्च नहीं की गई है। इस तरह की फेक साइट्स पर अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करने से बचें। वेबसाइट के बारे में भारतीय सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट कर खबर को गलत बताया। कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर खूब अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसलिए आपको सचेत रहने की जरूरत है। किसी भी फर्जीवाड़े में ना आएं। सबसे पहली बात, अगर भारत सरकार अपनी किसी भी योजना का प्रचार करती है तो इसकी जानकारी सरकारी वेबसाइट पर दी जाती है। और दूसरी बात, भारत सरकार ने सरकारी वेबसाइट के लिए गाइडलाइन जारी किया हुआ है, जिसके मुताबिक भारत सरकार की वेबसाइट gov.in या nic.in का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जिन्हें भी बेरोजगारों को पैसा देने वाला ये मैसेज मिला है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि वेबसाइट फर्जी है और भारत सरकार ने इस नाम की कोई स्कीम शुरू नहीं की है। सरकार का नाम लेकर मुफ्त में चीजें बांटने वाली इन वेबसाइट के जाल में बिल्कुल भी न फंसे। न्यूज़ 18 इंडिया के portal में वायरल खबर गलत साबित हुई।
और इसी बीच एक बड़ी खबर, रेल मंत्रालय 12 मई से 15 पैसेंजर ट्रेन चलाने जा रही है। ये ट्रेन दिल्ली से पटना, रांची, मुंबई, अहमदाबाद, हावड़ा, बिलासपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, जम्मू समेत 15 महत्वपूर्ण शहरों के लिए चलेंगी। ट्रेन में सभी कोच एसी होंगे। इन ट्रेनों के लिए फिलहाल रेलवे काउंटर या ट्रेवल एजेंसी से टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि टिकट्स की सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगी। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि कृपया टिकट लेने के लिए स्टेशन आप ना जाएं। आज शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही ट्रेन की टिकट बुक आप कर सकते हैं। ये स्पेशल ट्रेन होंगी जिनका किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा। एक बात फिर बता दें कि इन ट्रेनों का टिकट रेलवे काउंटर से नहीं मिलेगा, बल्कि आप इन टिकट की बुकिंग ऑनलाइन कर सकेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर यूपी से, जहां देर रात मुलायम सिंह यादव को तबियत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल पेट में शिकायत की वजह से उनको एडमिट कराया गया है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, पेट में शिकायत थी, अभी तबियत ठीक है उनकी? देखिए, बिल्कुल 2 दिन पहले भी मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए थे मुलायम सिंह, लेकिन उनके चेकअप के बाद खो दिया गया था। आज देर रात उनके पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें मेदांता ले जाया गया, जहां पर उन्हें भर्ती किया गया। पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत के चलते वो भर्ती किए गए। जो निदेशक हैं डॉक्टर राकेश कपूर, उनके मुताबिक भी उनकी स्थिति ठीक है। हालांकि पत्नी मुलायम सिंह यादव की वो भी अस्पताल में मौजूद है और अभी खतरे की कोई बात जी। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के एस ईश्वरप्पा ने कोरोना फैलाने के लिए तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को जिम्मेदार बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तबलीगी जमात पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की। 100% तबलीग है, वो प्रॉब्लम हमें है। सिर्फ शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट नहीं, स्टेट नहीं, सारे देश ये समस्या देख रहा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रार्थना करूंगा, ये तबलीग लोगों के बारे में क्या आप डिसीजन लेंगे ले लो, नहीं तो सारे देश को ये लोग बर्बाद करेगा। कोरोना वायरस मनुष्यों में महामारी का रूप ले चुकी है। जानवरों को भी कोरोना होने के 1-2 केस आए हैं, लेकिन क्या आपने किसी फल को कोरोना होने की खबर देखी है? दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें यह दावा किया जा रहा है कि पपीते को कोरोना वायरस हो गया। बकरी भी कोरोना की शिकार हो गई। बकरी कोरोना पॉजिटिव, पपीता कोरोना पॉजिटिव। क्या ऐसा भी हो सकता है? ये जानकर आपको हैरत होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रही है कि अब जानवर तो छोड़िए, कोरोना की मार से फल भी नहीं बचे हैं। दावा सुनकर कोई भी खौफ में आ सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस की कोई दवा तो है नहीं। इसलिए शरीर को रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए घर में बंद लोग फल ही खा रहे हैं। ये पोस्ट देखिए, इस खबर पर ध्यान दीजिए। बकरी और पपीते का कोरोना टेस्ट हुआ, दोनों का टेस्ट पॉजिटिव है। सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत वायरल है, लेकिन ये किस देश की बात हो रही है, इस पोस्ट ने साफ कर दिया। किसने कहा जानवरों को कोरोना नहीं होता? तंजानिया से पूछो। बकरी और पपीते को कोरोना वायरस हो गया है, ये बात सच है। तो क्या तंजानिया में बकरी और पपीते का भी कोरोना टेस्ट किया गया और टेस्ट में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? इस बात में कितनी सच्चाई है? सवाल ये भी है कि क्या फलों में कोरोना हो सकता है? सवाल बेहद डरावने हैं, जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। तंजानिया पूर्वी अफ्रीका का वो देश जो कोरोना काल में करहा रहा है। यहाँ मौत के वायरस सा विध्वंसक विस्फोट तो नहीं हुआ है, लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं है। तंजानिया में विपक्ष हमेशा से ही सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि सरकार वहां पे आंकड़ों को छिपा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अफ्रीका के इस छोटे से मुल्क में महज 500 से भी कम कोरोना के मरीज मिले हैं और सरकारी फाइलों में 20 से भी कम लोगों की मौत का आंकड़ा दर्ज है। दुनिया में महामारी बन चुके कोरोना के ये आंकड़े बेहद मामूली हैं, लेकिन तंजानिया में बकरी और पपीते में कोरोना मिलने से हड़कंप मच गया।
जानवरों में कोरोना पाए जाने की बात बहुत दुर्लभ है। इस बात की पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है। सवाल है कि क्या फलों में भी कोरोना वायरस पाया जाने लगा? सोशल मीडिया जिस खबर को तंजानिया का बता रहा है उसकी भी पड़ताल जरूरी है, क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में ऐसे कई मैसेज वायरल होते हैं जो सच्चाई की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। हमने इस मैसेज के बारे में इंटरनेट पर पड़ताल की। पड़ताल के दौरान हमें तंजानिया के राष्ट्रपति का वो वीडियो मिला जिसमें वो बता रहे हैं कि क्यों बकरी और पपीते का टेस्ट पॉजिटिव आया। bila wao kujua na tukazipa majina. Sampo ya oili kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza mwenye miaka 30. Tulipopeleka sampo ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne miaka 26, female. Papai lile lilikuwa positive. इसके बाद तो जैसे तंजानिया में भूचाल आ गया। दरअसल तंजानिया में बकरी, पपीता और भेड़ के सैंपल लिए गए थे। फिर सैंपल को जांच के लिए तंजानिया के सरकारी लैब में भेजा गया। लैब को बिना बताए उनकी जांच करवाई गई। जांच में बकरी और पपीते का सैंपल पॉजिटिव आया। वजह बताई गई चीन से मंगवाए गए टेस्ट किट, क्योंकि सारे सैंपल चीन में बनी टेस्टिंग किट से जांचे गए थे। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मागुफूली ने सेना को जांच के आदेश दे दिए और फिर इसके बाद कोरोना वायरस की जांच के लिए बने खास लैब के प्रमुख को बर्खास्त कर दिया गया। यानी वायरल हो रही खबर सही है। तंजानिया ने चीन से कोरोना टेस्टिंग किट मंगवाए थे जिनकी जांच के दौरान ये फेल पाए गए। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर पक्की है। पंजाब के लुधियाना में पंजाब पुलिस ने लॉकडाउन के बीच नियमों का पालन करते हुए एक लड़की का 10वां जन्मदिन मनाया। जन्मदिन मनाने के लिए पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल सिंह कुछ जवानों के साथ उस लड़की के घर के बाहर पहुंचे और वहां लाउडस्पीकर पर हैप्पी बर्थडे का गाना बजा दिया। उसे सुनकर कुछ ही देर में लड़की अपने परिवार के साथ बाहर आई। फिर पुलिस अपनी ओर से लड़की को जन्मदिन का केक गिफ्ट करते दिखे और उसके हाथ से वो केक भी कटवाया। इस दौरान पुलिस के 2 जवान अपने हाथों में जन्मदिन की शुभकामनाएं वाले पोस्टर भी लिए नजर आए। आखिर में 10 साल की लड़की ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इंस्पेक्टर जनरल सिंह ने भी उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हैप्पी बर्थडे दादी। देखो जो कोरोना आ रहा है वो खुद तक आना है, उसको छोड़ो, आप अपना हैप्पी बर्थडे एंजॉय करो। लॉकडाउन के बीच यूपी के मथुरा में जमीन विवाद में 2 लोगों के साथ मारपीट के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ लिया। आरोप है कि एक जमीन पर मालिकाना हक के लिए गांव के ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को घेर लिया और उन पर टूट पड़े, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एक सुनसान जगह पर कुछ लोग एक बुजुर्ग की डंडों से बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, एक हमलावर के हाथों में हथौड़ा था जिससे वो लगातार बुजुर्ग के पैर पर वार कर रहा था। वीडियो में कुछ और लोग भी दिखे जो एक दूसरे आदमी को पीट रहे थे। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भरोसा दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 8 लोग इसमें नेम्ड हैं, 5 अज्ञात हैं। 8 नेम्ड के अंदर से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना के खतरे के बीच हॉलैंड के एम्स्टर्डम में एक रेस्टोरेंट ने खास तरह के पॉड बनाए। इन सभी पॉड को कांच से बनाया गया, जिनमें बैठकर लोग खाते पीते नजर आए। कोरोना वायरस से खतरे के बीच कई दिनों बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले और नदी किनारे बने इस खास पॉड में बैठकर खाने का स्वाद लेते नजर आए। रेस्टोरेंट की तरफ से वहां आए लोगों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। वहां के कर्मचारियों को पॉड के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए हर पॉड में खिड़की नुमा एक चीज बनाई गई जिसके जरिए कर्मचारी अंदर खाना पहुंचाते नजर आए। इस दौरान वो अपने चेहरे पर शील्ड लगाए भी दिखे। दिन के अलावा रात में भी कई लोग वहां पर कैंडल लाइट डिनर करने पहुंचे। रात के वक्त वहां का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दिया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में गांव लौटने की मांग पर सैकड़ों मजदूरों ने प्रदर्शन किया। वहां एक फैक्ट्री में काम कर रहे बंगाल, बिहार और ओडिशा के रहने वाले इन मजदूरों के सामने लॉकडाउन की वजह से खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई।
जिसके बाद ये सभी मजदूर सड़क पर उतर आए और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इससे पहले ये सभी लोग हाईवे के करीब एक मैदान में इकट्ठा हुए, लेकिन जब प्रशासन ने इनकी सुध नहीं ली तो ये सड़क पर आ गए। थोड़ी देर की नारेबाजी के बाद ये सभी मजदूर अपनी मांग मनवाने के लिए सड़क पर ही बैठ गए, जिससे वहाँ गाड़ियों का काफी लंबा जाम लग गया। इसके बाद प्रशासन के लोग इन्हें समझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन ये लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। हम लोग इधर फंसा हुआ है, हम लोगों के पास न खाने का पैसा है न राशन है। प्रशासन के लोगों ने मजदूरों को घर भिजवाने का भरोसा दिया, जिसके बाद मजदूरों ने सड़क को खाली कर दिया। हजारों करोड़ के बीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण केस की आज लंदन की कोर्ट में सुनवाई होगी। कोरोना वायरस की वजह से वहां ये सुनवाई ऑनलाइन होगी और माना जा रहा है कि नीरव मोदी के केस की ये सुनवाई पूरे हफ्ते चलेगी। नीरव मोदी अभी लंदन की ही एक जेल में बंद है और वो 5 बार अपनी जमानत के लिए कोशिश भी कर चुका है, लेकिन 5 बार कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया था। नीरव मोदी एक्सट्रेडिशन केस की सुनवाई आज यहाँ वेस्टमिंस्टर कोर्ट में शुरू होगी। सुनवाई ऑनलाइन होगी कोरोना वायरस के डर के कारण और माना जाता है पूरा हफ्ता चलेगी। वैसे नीरव मोदी की पेशी हर महीने कोर्ट में वीडियो लिंक से ही होती है, वॉन्ड्सवर्थ जेल से, जहाँ पर वो पिछले साल मार्च से बंद है। 5 दफ़ा कोशिश हो चुकी है उनकी ओर से कि उन्हें जमानत मिले, 5 दफ़ा इसे नामंजूर किया गया है। 3 दफ़ा यहाँ कोर्ट में और 2 दफ़ा हाई कोर्ट अपील में। लॉकडाउन के बीच अब एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया जिसमें लोगों की आस्था जुड़ी है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो बड़ी तेजी से फैल रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते सैकड़ों सालों में खिलने वाला और कभी न दिखने वाला ब्रह्म कमल उत्तराखंड में खिल गया है, वो भी लाखों की तादाद में। क्या सच में कोरोना के बीच लोगों को इस ब्रह्म कमल के दर्शन हो रहे हैं? लॉकडाउन के बीच दिखा ये अद्भुत नजारा। प्रकृति ने एक बार फिर से खुद को संवार लिया। हुआ वो जो अब तक नहीं हुआ था। उत्तराखंड में खिल गया है ब्रह्म कमल, जिसे धरती पर दुर्लभ और रहस्यमयी फूल कहा जाता है। इस समय हजारों की तादाद में ब्रह्म कमल जिसे कहते हैं देवी देवताओं के फूल, तो जबरदस्त रूप से खिले पड़े हैं और इनके अंदर से बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर पर एक अद्भुत एक ऐसी खुशबू आ रही है जो इस वातावरण को और इस सौंदर्य को और चमत्कारिक बना दे रही है। कोरोना पर रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के कारण सड़कों पर वाहनों का आवागमन थमने से प्रदूषण का स्तर काफी कम हो गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो गया, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से कभी न दिखने वाला फूल, जिसे ब्रह्म कमल कहा जाता है, वो खिल गया है। वायरल वीडियो के साथ किए जा रहे दावे में लिखा है, यह अद्भुत घटना सदियों बाद हुई है। कभी न दिखाई देने वाला देव पुष्प ब्रह्म कमल, जिसके दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है, वही ब्रह्म कमल प्रदूषण कम होने के चलते प्रकृति के करवट लेते ही देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में लाखों की संख्या में खिला है। दर्शन कीजिए। सोशल मीडिया पर कई लोग इस वीडियो के साथ इस मैसेज को शेयर कर रहे हैं और सिर्फ फेसबुक ही नहीं बल्कि ट्विटर पर भी इस वीडियो को कुछ ऐसे ही मैसेज के साथ शेयर किया गया है, जिसमें लिखा है, ये घटना वर्षों बाद हुई है। ये है कभी न दिखाई देने वाला देव पुष्प ब्रह्म कमल। लॉकडाउन में प्रदूषण कम होने के चलते प्रकृति के करवट लेते ही देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में लाखों की संख्या में ब्रह्म कमल खिले हैं। ये सच है कि लॉकडाउन की वजह से प्रकृति ने अपने आप को इन दिनों कई रूप में निखारा है। लॉकडाउन से प्रकृति का रंग खुशनुमा हो गया है। प्रदूषण के हालात तेजी से बदले हैं। पर्यावरण का आवरण पहले के मुकाबले काफी सुंदर हुआ है, लेकिन फिर भी इस वायरल वीडियो के साथ काफी सवाल भी खड़े हो जाते हैं। सवाल ये कि क्या वायरल वीडियो में ये फूल सच में ब्रह्म कमल है? क्या ये फूल सदियों बाद खिला है? इसके खिलने का क्या समय होता है? कहा जाता है कि हिमालयी राज्यों में मानसून के दौरान ये ब्रह्म कमल खिलता है। माना जाता है कि ब्रह्म कमल के पौधे में एक साल में केवल एक बार ही फूल आता है, जो कि सिर्फ रात्रि में ही खिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पांडव पत्नी द्रौपदी ने भीम से इस कमल को लाने के लिए कहा था। कहते हैं कि माता पार्वती के कहने पर ब्रह्मा जी ने इस कमल का निर्माण किया था। ओम वेदात्मकाय विद्महे चतुर्मुखाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्।
पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई थी और कमल से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। पर वायरल वीडियो के सच को सामने लाने के लिए हमने ब्रह्म कमल के नाम से वायरल हो रहे वीडियो को इंटरनेट पर ढूंढने की कोशिश की, जिससे हमारे हाथ वायरल खबर की सच्चाई लग सके। और तभी हमारे हाथ इसी से मिलता जुलता एक वीडियो लगा, जिसे YouTube पर अपलोड किया गया था, वो भी 10 दिसंबर 2017 को, जिसके शीर्षक में लिखा था ब्रह्म कमल, दुर्लभ और रहस्यमयी पुष्प। हमारी जांच में अब ये बात साफ हो गई थी कि ये वीडियो कोरोना काल और लॉकडाउन के समय का नहीं है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में ब्रह्म कमल के फूल और उसके खिलने के समय का जो दावा था, उसकी भी सच्चाई जाननी जरूरी थी, जिसके लिए हमने एक्सपर्ट की राय लेना ही जरूरी समझा। और हमने अपने वनस्पति के प्रोफेसर से संपर्क साधा और उनसे इस फूल के बारे में और जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश की। जो वीडियो वायरल हो रहा है ब्रह्म कमल के नाम से, ये पौधा तो है सौसुरिया ऑबोलेटा ही है, और ये पौधा ऐसा नहीं है कि सैकड़ों वर्षों में फूल खिलता है इसका, या हर वर्ष खिलता है, लेकिन इसका सामान्य जो खिलने का जो समय है वो अगस्त सितंबर का महीना है। लेकिन ये अभी अप्रैल मई में खिल गया है, या थोड़ा सा एक इसकी फूलने का जो मौसम है उसमें बदलाव आ गया है। हमारी जांच और एक्सपर्ट की मदद से इस वायरल खबर की सारी सच्चाई हमारे सामने आ गई। पहली चीज ये सामने आई कि ये वायरल वीडियो 3 साल पुराना है। दूसरी चीज ये कि फूल सैकड़ों सालों में एक बार नहीं खिलता, ये हर साल खिलता है। ये बात सच है कि कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन की वजह से जलवायु पर काफी असर हुआ है और प्रकृति की आबो हवा साफ हुई। लेकिन इसकी आड़ में फैले इस वायरल वीडियो और उसके मैसेज का दावा झूठा है। हमारी पड़ताल में यह खबर गलत साबित हुई। लॉकडाउन की वजह से फंसे सैकड़ों मजदूरों को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस वालों ने गांव लौटने से रोक दिया। ये सभी मजदूर पैदल ही अपने अपने गांवों की तरफ चल दिए थे, जिनमें महिलाएं और कई छोटे बच्चे भी शामिल थे। इनमें शहर के फ्लाईओवर को पैदल पार करता एक परिवार भी दिखा, जो अपनी जमा पूंजी को सिर पर उठाए पैदल ही चल पड़ा था। परिवार की एक महिला ने बताया कि इनके लिए पैदल गांव लौटना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि सड़कों पर पुलिस का पहरा बैठाया गया है और पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, हम लोग के घुमा फिरा रहे हैं। क्या मैं कर सकती हूँ, खाने की भी नहीं है। ऐसे सैकड़ों लोग दिल्ली यूपी बॉर्डर पर दिखाई दिए, जो बॉर्डर पार कर यूपी और बिहार की तरफ कूच करने के इंतजार में थे, लेकिन पुलिस के सख्त पहरे की वजह से हिल नहीं पा रहे थे। इनमें कुछ लोग तो खुशकिस्मत दिखे, जिन्हें ट्रकों में भरकर आगे के सफर पर रवाना किया गया। बताया गया कि इसी तरह रोजाना दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सैकड़ों लोग गांव लौटने के लिए जद्दोजहद करते हैं। उधर राजस्थान के झालावाड़ में वेतन न मिलने से नाराज कई मजदूरों ने तोड़फोड़ और हंगामा किया। बताया गया कि हंगामा करने वाले सभी मजदूर वहां की कपड़ा मिलों में काम करते हैं। लॉकडाउन की वजह से मिलों में काम ठप पड़ा है और मजदूरों का आरोप है कि उन्हें मिल मालिकों की तरफ से वेतन नहीं दिया गया। इसी बात से नाराज कई मजदूरों ने प्रदर्शन किया, जिन्हें समझाने के लिए पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन पुलिस को भी उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा। गुस्साए मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया और कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को भी निशाना बनाया। हालात बिगड़ता देख वहां पुलिस के कई और जवान पहुंचे। तोड़फोड़ कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ा गया। इस वक्त पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। इमरान खान बौखलाए हुए हैं। वजह है पीओके के लेकर भारत की एक नई रणनीति। देश में दूरदर्शन और आकाशवाणी अब कश्मीर के उन हिस्सों में भी मौसम का हाल बता रहे हैं जो फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है, जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद। जब पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है तो इन इलाकों का हाल बताने में हर्ज भी क्या है। लेकिन इसके बाद चीन और पाकिस्तान दोनों तिलमिला चुके हैं। शायद इसीलिए क्योंकि ये फैसला भारत का ऐलान भी हो सकता है कि जल्द ही पीओके भी हमारा होगा। अप्रैल को जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाक अधिकृत कश्मीर में चुनाव का आदेश दिया था, तभी से लगने लगा था कि भारत सरकार इसका आज नहीं तो कल जवाब देगी ही। और अब मोदी सरकार ने पाकिस्तान की इमरान सरकार को करारा जवाब दिया है और ये है भारत सरकार का वो जवाब।
अब भारतीय मौसम विभाग कश्मीर के साथ साथ पाक अधिकृत कश्मीर के 3 बड़े शहरों गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार के इस कदम ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इस फैसले में कुछ भी अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि पूरा कश्मीर भारत का है। जैसे हमारा अभी लद्दाख एक अलग से यूनियन टेरिटरी हो गया, सो लद्दाख के बीच में जितना एरिया है वो सभी एरिया का हम जानकारी दे रहे हैं। जी, हमने बोला ना कि ये सभी तो इंडिया का मैप देखेंगे, सो ये सभी तो इंडिया का तो टेरिटरी के अंदर है और इसका हम बुलेटिन पहले से भी दे रहे थे, अभी ऐसे कुछ नया शुरू नहीं किया है ऐसे। जब पूरा कश्मीर हमारा है तो गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम का हाल बताने से हमें कौन रोक सकता है। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर यह काम 5 मई से शुरू भी हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में इसे लेकर खलबली मच गई। आनन फानन में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की बैठक बुलाई गई और भारत सरकार के फैसले को खारिज कर दिया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि गिलगित, बाल्टिस्तान के मौसम समाचार को भारतीय टेलीविजन में दिखाने के फैसले को हम खारिज करते हैं। ये भारत की गलत हरकत है और ये पीओके में झूठी शांति की पोल भी खोलता है। ये फैसला भारत सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत का एक बड़ा सबूत है। पाकिस्तान ने इसके लिए बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके इसे ट्विटर पर भी अपलोड कर दिया है, जो ये साबित करता है कि मोदी सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान की इमरान सरकार कितनी बौखलाई हुई है। आखिर इस फैसले में ऐसा है क्या? आखिर क्यों पाकिस्तान में इतनी अफरा तफरी मची हुई है? मौसम के हाल से पाकिस्तान की इमरान सरकार बेहाल क्यों है? दरअसल ये मसला कश्मीर से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान में कश्मीर से जुड़ी भारत की कोई भी खबर हजम नहीं होती। दरअसल मोदी सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को कई संदेश गए हैं और इन संकेतों से ही पाकिस्तान बिलबिलाया है। मौसम का हाल बताना साबित करता है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। पीओके के मौसम का हाल बताने के लिए पूरे कश्मीर का नक्शा बार बार दुनिया में देखा जाएगा। भारत का यह फैसला चीन के लिए भी नुकसानदायक है। चीन पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा गिलगित बल्टिस्तान से होकर गुजरता है। पाकिस्तान इस समय बेहद असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का और गिलगित और बल्टिस्तान का जो इलीगल और फोर्सफुल ऑक्युपेशन कर रखा है, अब पाकिस्तान को ये लगने लगा है कि वो ऑक्युपेशन उसका छिनने वाला है। भारत की सरकार की जो कश्मीर को लेकर के, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के जो नीति है वो प्रोएक्टिव है। भारत सरकार प्रोएक्टिव तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान को भारत में विलय कराने के लिए कार्य कर रही है और ये जो भारत की प्रोएक्टिव नीति है उससे पाकिस्तान बेहद विचलित है। अभी ये बस शुरुआत है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये फैसला देश के प्राइवेट न्यूज चैनलों पर भी लागू कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी। गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरे पीओके के लिए सफाई देना भारी पड़ जाएगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शराब की कई दुकानों को बंद करवा दिया। बाकी कई राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल सरकार ने भी शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी हुई है, लेकिन आसनसोल में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता इन दुकानों को बंद करवाने के लिए सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने जबरन वहां की कई दुकानों को बंद करवाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दलील दी कि जब गुजरात, बिहार में शराबबंदी है तो फिर पश्चिम बंगाल में शराबबंदी क्यों नहीं हो सकती। दुकानें बंद करवा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोगों के पास खाना नहीं है, पैसे नहीं है और ममता सरकार शराब की दुकानें खुलवा रही है। घर में खाना नहीं है, जो भी पैसा है वो अभी दारू का दुकान में इन्वेस्ट हो रहा है। हम लोग नहीं चाहते कि घर में हंगामा बढ़े। थोड़ा देर के लिए हम लोग बंद किया। आगे प्रशासन से हम लोगों का विनीत अनुरोध है, हम लोग दारू का दुकान बंद कर दें। राजस्थान के जैसलमेर में टिड्डियों के झुंड ने एक बार फिर किसानों की फसल पर हमला बोल दिया। जैसलमेर के लाठी इलाके में टिड्डियों का बड़ा झुंड देखा गया। कुछ ही देर में टिड्डियों के इस झुंड ने वहां खेतों में लगी फसलों पर हमला बोला और किसानों में हड़कंप मच गया। कुछ दिन पहले भी इस इलाके में टिड्डियों ने आतंक मचाया हुआ था। बड़े पैमाने पर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया था।
बताया गया कि इस बार भी टिड्डियों का ये झुंड पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचा है। यूपी राजस्थान सीमा पर पैदल गांव लौट रहे मजदूरों ने पुलिस के रोकने पर बवाल खड़ा कर दिया। बताया गया कि राजस्थान पुलिस जबरन लॉकडाउन में फंसे बिहार और झारखंड के मजदूरों को यूपी में प्रवेश कराना चाह रही थी, जबकि यूपी पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी। बात इतनी बिगड़ गई कि मजदूरों के मुद्दे पर दोनों जिलों के पुलिस वालों के बीच बहस होने लगी। बताया गया कि मजदूर राजस्थान पुलिस की मदद से बैरिकेड हटाकर सीमा पार करने लगे तो उनकी मथुरा पुलिस से झड़प हो गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। जानकारी मिलते ही दोनों जिलों के कई बड़े अधिकारी घटना वाली जगह पहुंचे और मामले को निपटाने की कोशिशें तेज कर दी। सुबह कोई इशू हुआ था आपस में तो उसको हमने बैठ के बात कर लिए और जो भी इसमें जो एयरिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले राजस्थान से यूपी में दाखिल हो रहे सैकड़ों मजदूरों को बॉर्डर पर मथुरा पुलिस ने रोक लिया। बॉर्डर पार करने के मुद्दे पर मजदूरों और पुलिस वालों के बीच घंटों बातचीत चलती रही, लेकिन न तो पुलिस वालों ने माना और न ही मजदूर पीछे हटे। आपको राइट साइड की रोडवे छोड़ के गई यहाँ पे, ठीक है। बताया गया कि 2 राज्यों के बीच सैकड़ों मजदूर बॉर्डर पर फंसे हैं, जिसके बाद वहाँ के आला अधिकारियों ने उन्हें गाँव भिजवाने का भरोसा दिया। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 1930 की आर्थिक महामंदी के बाद 11 साल में जितने लोगों को नौकरियां दी गई थीं, उतने लोग सिर्फ अप्रैल के महीने में ही बेरोजगार हो गए। और वहां अप्रैल के महीने में बेरोजगारी की दर 20% पहुंच गई, यानी वहां हर 5 में 1 आदमी बेरोजगार हो गया। आर्थिक आंकड़ों के आधार पर रिसर्च करने वाली कंपनी फैक्टसेट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में करीब 3 करोड़ 50 लाख लोग नौकरी गंवा चुके हैं, जबकि दूसरे देशों से आकर अमेरिका में छोटा मोटा काम करने वाले लोगों की संख्या लाखों में बताई गई, जिनको बेरोजगार होने वालों की लिस्ट से बाहर रखा गया है। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक 2 मंजिला इमारत गिरने से कई लोग घायल हो गए। जिस वक्त ये हादसा हुआ, ये सभी लोग सो रहे थे और इमारत ढहने की वजह से ये लोग मलबे में दब गए। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कई कर्मचारी वहां पहुंचे और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मौके पर मुंबई फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने पहुंच के जो लोग फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला है और हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से मुंबई जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और अभी भी इनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस स्टॉल के गिरने की वजह से उसका मलबा चारों तरफ फैल गया और दमकल विभाग के कर्मचारी हाथों से इस मलबे को हटाते हुए नजर आए ताकि इसके नीचे दबे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जिस इलाके में ये हादसा हुआ वहाँ संकरी गलियाँ होने की वजह से दमकल कर्मियों को भी पहुँचने में भारी मुश्किल हुई। बाहर रोड पे गाड़ी खड़ी करके हमारे लोग पैदल चल के पूरा सामान लेके अंदर आके रेस्क्यू आने के बाद पहला रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। हालांकि काफी देर की कोशिश के बाद सभी लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बंगाल इमाम एसोसिएशन ने कोरोना के बढ़ते खतरे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में बंगाल इमाम एसोसिएशन ने ईद से पहले लॉकडाउन को न खोलने की मांग की। बंगाल इमाम एसोसिएशन की तरफ से हमारा चीफ मिनिस्टर जी मैडम को एक लेटर लिखा गया था, उसमें अपील किया था जो लॉकडाउन किसी हालत में एटलीस्ट ईद के लिए मत उठाए। जो भी हो रहा है जो भी होने दीजिए, हमारे कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली आप मान लीजिए 21 तारीख तक वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी लॉकडाउन है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 17 तारीख तक अनाउंसमेंट है। ये 4-5 दिन के लिए सिर्फ ईद है, इसीलिए लॉकडाउन मत खुलिए, क्योंकि ईद के लिए अगर आप लॉकडाउन खोल देंगे लाखों करोड़ों आदमी जो है रास्ते में आ जाएगा। दुनिया के कई देशों को शक है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से निकला है। अमेरिका तो दावा करता है कि उसके पास इसके सबूत भी है। वो कहता आ रहा है कि चीन ने वुहान की लैब में इस वायरस को बनाया है। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है। WHO को भी लगने लगा है कि इस वायरस की शुरुआत वुहान से ही हुई है, लेकिन सवालों को घेरे में वुहान लैब नहीं बल्कि वुहान का एक मार्केट है। अब तक चीन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब चीन जांच के लिए तैयार हो गया है। एक बार फिर निशाने पर वुहान का वेट मार्केट। अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर WHO की मोहर। वुहान ही है कोरोना वायरस का अड्डा। सवालों के घेरे में चीन और वुहान।
कोरोना वायरस को लेकर चीन शुरू से ही दुनिया के निशाने पर था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो जैसे मुहिम ही छेड़ रखी थी। अमेरिका का आरोप था कि वायरस को लेकर चीन को बहुत पहले से पता था, लेकिन चीन ने वायरस के बारे में देर से बताया, दुनिया को अंधेरे में रखा। यहाँ तक कि अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को भी नहीं बख्शा। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर चीन का साथ देने का आरोप लगाया था और नाराज होकर अमेरिका ने WHO को दिए जाने वाले फंड को भी रोक दिया था। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आया है। अब WHO भी अमेरिका के साथ खड़ा नजर आ रहा है। WHO की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से ही फैला है, लेकिन इसका स्रोत कोई लैब नहीं बल्कि वेट मार्केट है। चीन में वुहान के वेट मार्केट की गिनती दुनिया की बड़ी वेट मार्केट्स में होती है, जहां दुनिया भर के जीवों और जानवरों का मांस मिलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कहीं न कहीं वुहान मार्केट की कोरोना वायरस फैलाने में भूमिका रही है, लेकिन इसे और पुख्ता करने के लिए और ज्यादा जांच की जरूरत है। WHO के वायरस एक्सपर्ट डॉक्टर पीटर बेन एम्बरेक ने कहा है कि कोरोना वायरस में वुहान मार्केट की कोई न कोई भूमिका है, ये साफ है, लेकिन उस बाजार की क्या भूमिका है अभी ये हमें पता नहीं है। क्या वो वायरस का स्रोत था या वहां से बढ़ा था? ये भी हो सकता है कि संयोग से कुछ मामले मार्केट के अंदर और आसपास पाए गए हों। अब जो ये WHO का जो एक एक्सपर्ट है जिन्होंने ये कहा है कि ये संभव है कि ये वुहान की वेट मार्केट से निकला है, ये अमेरिका के जो एक दलील दी जा रही है उसको सपोर्ट करता है, अमेरिका की थियरी को वो सपोर्ट करता है। और इससे अमेरिका का जो चाइना के ऊपर जो बढ़ता हुआ दबाव है वो और अधिक जो है बढ़ेगा आने वाले समय में। चाइना जो है के ऊपर जो अमेरिका और पूरे विश्व के द्वारा जो प्रेशर बनाया जा रहा है एक जांच के लिए, एक अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए, उसका भी दबाव अब बढ़ेगा। चीन में कोरोना वायरस का पहला मामला दिसंबर 2019 में सामने आया था। वायरस को फैलने से रोकने के लिए चीन ने जनवरी में ही वुहान मार्केट को बंद कर दिया था। वजह ये थी कि वुहान मार्केट में चमगादड़ का मीट भी बिकता है और अभी तक यही माना जा रहा है कि कोरोना का वायरस किसी चमगादड़ से ही निकला है। वुहान के वेट मार्केट में 3600 से ज्यादा दुकानें हैं जहां दुनिया भर के जानवरों का मांस बिकता है। वुहान के साथ पूरे चीन में चमगादड़ के मांस की बहुत मांग रहती है, जिसकी सबसे ज्यादा आपूर्ति वुहान के वेट मार्केट से ही होती है। ये भी एक संभावना बनती है कि इसका ये जो वायरस है ये वुहान की वेट मार्केट से आया हो और एक स्पीसीज से आया हो, उसका फिर ह्यूमन में ट्रांसमिशन किया गया, या ये भी हो सकता है कि इसका जानबूझ करके ह्यूमन ट्रांसमिशन कराया गया और उसमें वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की मदद ली गई। तो ये जो तमाम इस तरह के साजिशों के जो एक की संभावना जो दिख रही है, उसके ऊपर उसी वजह से इस पूरी कोरोना की महामारी को लेकर के जांच की मांग लगातार तेज होती जा रही है। कोरोना वायरस के फैलते ही जिनपिंग सरकार ने वुहान के वेट मार्केट को बंद कर दिया था, लेकिन लॉकडाउन खत्म होते ही अप्रैल में मांस का ये बाजार फिर से खुल गया है। फिर से बाजार की गलियों में खून ही खून दिखने लगा है, लेकिन WHO को अभी कई बातों को लेकर निश्चित होना है। WHO के वायरस एक्सपर्ट डॉक्टर पीटर बेन एम्बरेक के मुताबिक अभी ये बात साफ नहीं हो सकी कि वेट मार्केट में वायरस कहां से आया। इसकी वजह कोई जिंदा जानवर भी हो सकता है या कोई संक्रमित दुकानदार या ग्राहक। 2012 में मिडिल ईस्ट में मर्स वायरस फैला था, जो सऊदी अरब के ऊंटों से पैदा हुआ था, लेकिन ये पता करने में 1 साल लग गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ किया है कि उसे अपनी इस रिपोर्ट पर और काम करना है, लेकिन इतना तय है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान मार्केट से ही निकला है और इसके स्तर का पता लगाने के लिए अभी और काम करना बाकी है। इसको अटकल और अनुमान समझकर खारिज कर देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच इस मुद्दे को लेकर तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। एक वायरस ने दुनिया की 2 महाशक्तियों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। अमेरिका अपने आरोपों को लेकर आत्मविश्वास के साथ खड़ा है
तो चीन भी अपने बचाव के लिए हर हथकंडे को अपना रहा है। हालांकि अमेरिका के कुछ सबूत चीन के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन WHO की अंतिम रिपोर्ट अगर चीन के खिलाफ जाती है तो शी जिनपिंग की मुसीबत बढ़ सकती है। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 का जो इंटरनेशनल लॉ है, जिसमें कि स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई देश किसी बीमारी को दबाता है, छुपाता है या कोई साजिश रचता है, तो उसके द्वारा जो इंजरी कॉज होती है, उस इंजरी के लिए उस देश को फुल रिपेरेशन यानी पूरा हर्जाना अदा करना होगा। तो ये अब इंटरनेशनल लॉ के दायरे में फिर आएगा, ये मानवता के विरुद्ध अपराध के दायरे में भी आएगा और इसकी वजह से चाइना के ऊपर दबाव और बढ़ेगा और फिर आने वाले समय में अमेरिका और पूरा विश्व मिल करके चाइना के खिलाफ कोई सख्त एक्शन भी ले सकता है, जिसमें कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी मिलिट्री एंगल भी शामिल हो सकता है और ये पूरा जो विवाद है एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में, एक लिमिटेड वॉर में भी बदल सकता है। अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोरोना वायरस चीन के वुहान मार्केट से फैला या वुहान लैब से। वैसे चीन के पास भी जांच के सभी साधन हैं और रिसर्चर्स की पूरी फौज है। हो सकता है कि इसके बाद चीन एक नए हथियार के साथ मैदान में उतरे, क्योंकि मामला उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख का भी है। अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार बताया। हर तरफ से दबाव को देखते हुए चीन को भी झुकना पड़ा और वो अब WHO की जांच का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। 13 लाख से ज्यादा मरीज, 77,000 से ज्यादा मौत। इन आंकड़ों के साथ अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस प्रभावित देश बन चुका है। फिर भी अमेरिका में लॉकडाउन को लेकर ट्रंप सरकार बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। गाहे बगाहे खुद डोनाल्ड ट्रंप सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। सार्वजनिक जगहों पर कई बार मास्क पहनने से भी मना कर चुके हैं। लेकिन अब कोरोना वायरस अमेरिकी राष्ट्रपति के घर में घुस चुका है और न केवल घुसा है बल्कि जगह भी बनाता जा रहा है। इधर अमेरिका पर कोरोना का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब तो इसकी पहुंच व्हाइट हाउस के अंदर तक हो गई है। एक एक करके अमेरिका के राष्ट्रपति भवन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों को कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। कई अधिकारियों और कर्मचारियों को तो कोरोना हो भी चुका है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के इस घर पर खास सतर्कता बरती जा रही है। ताजा मामला डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस के साथ जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की एक निजी सहायक का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला है। इसके अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस की एक सहायक केट मिलर को कोरोना वायरस का संक्रमण है। केट मिलर उपराष्ट्रपति की प्रेस सचिव हैं और ये राष्ट्रपति ट्रंप की सलाहकार की पत्नी भी हैं। Well, I don't know much about it. Does anybody want to talk about it? She's a wonderful young woman. Katie, she tested very good for a long period of time, and then all of a sudden today she tested positive. She hasn't come into contact with me. She spent some time with the vice president. इससे पहले ट्रंप के एक निकट सहयोगी को भी कोरोना हुआ था, जिसके बाद व्हाइट हाउस के सभी स्टाफ का रोजाना टेस्ट किया जा रहा है। अब तो पूरे स्टाफ ने मास्क पहनना शुरू कर दिया है, लेकिन व्हाइट हाउस में बढ़ते कोरोना के मामलों ने ट्रंप को नई मुश्किल में डाल दिया है। वो मास्क लगाने से आज भी बच रहे हैं। वो अपना एक कम्बेटिव पोस्चर दिखाना चाहते हैं। लगातार वो इस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने कोरोना को हरा दिया है, लेकिन ये उनकी जो विफलताएं हैं वो निसंदेह उनके लिए आने वाले इलेक्शंस में भारी पड़ सकती हैं। ये उनकी आलोचना और तेज होगी निसंदेह। चाइना और जो कोरोना का जो इशू है पूरे यूएस के इलेक्शन में छाया रहने वाला है। यही इसका मेन इशू होगा। तो इस वजह से अब आने वाले समय में कोरोना की विफलताओं को लेकर के प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मुश्किलें हैं घरेलू मोर्चे पे वो और अधिक बढ़ सकती हैं। व्हाइट हाउस में जितने केस बढ़ेंगे, माना जा रहा है कि अमेरिका का गुस्सा उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के लिए अमेरिका चीन को दोषी मानता रहा है। अब तो अमेरिका को दूसरे देशों का भी साथ मिलता जा रहा है। भारतीय मूल की अमेरिकी राजनीतिक निकी हेली के ट्वीट के मुताबिक अब ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका के साथ है। निकी के मुताबिक
कोरोना वायरस को लेकर चीन के खिलाफ जांच में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन भी शामिल हैं, जो WHO और चीन के संबंधों को लेकर भी जांच कर रहे हैं। इसके जवाब में चीन ने ऑस्ट्रेलिया से आर्थिक रिश्ते खत्म करने की धमकी दी है। ये समय एकता दिखाने का है। जाहिर है चीन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के लिए चीन को कोसने वालों में अब केवल अमेरिका ही नहीं, चीन के खिलाफ कारवां बढ़ता जा रहा है। आखिरकार पूरी दुनिया के दबाव के आगे चीन को झुकना पड़ा। जो चीन जांच का सामना करने को लेकर जिद पर अड़ा था, वो अब किसी भी जांच टीम का सामना करने को तैयार है। लेकिन उसकी भी एक शर्त है। शर्त ये कि जांच महामारी खत्म होने के बाद शुरू हो। अब देखना होगा कि अमेरिका की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। अब चीन ने कहा है कि वो कोरोना वायरस के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि ये जांच महामारी के बाद शुरू हो। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि महामारी के बाद चीन WHO की जांच का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जांच पारदर्शी सहभागिता के साथ होनी चाहिए। जांच की अगुवाई WHO के चीफ करेंगे। एंटी चाइना सेंटीमेंट अमेरिका में पीक पे है, तो ऐसे में चाइना के ऊपर जो दबाव है काफ़ी बढ़ गया है और यही कारण है कि चाइना इस दबाव में आकर के अब जांच के लिए तैयार हो गया है। WHO भी अपने बयानों को बदलने की कोशिश कर रहा है। तो ये चाइना अभी भी जो है जांच के लिए तो तैयार हो गया है दबाव की वजह से, लेकिन अभी भी इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसको टालने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि जब समय आएगा, एप्रोप्रिएट टाइम आएगा, तब वो जांच कराएगा। तो ये चाइना की एक एस्केपिंग जो स्ट्रेटजी है, चाइना से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाइना इससे बच पाएगा। चाइना का यदि अपराध साबित हो जाता है तो ये मानवता के विरुद्ध अपराध होगा और चाइना अंतर्राष्ट्रीय जांच से बच नहीं सकता, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है कि जांच के मुद्दे क्या क्या होंगे। क्या चीन वायरस के स्रोत को लेकर जांच की मंजूरी देगा? क्या WHO की टीम को वुहान लैब में जाने की अनुमति देगा? हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन लंबे समय से इसकी मांग कर रहा है। हालांकि जब अमेरिका ने WHO के फंड रोक दिए थे, तब चीन ही था जिसने अतिरिक्त फंड देकर महामारी के इस दौर में WHO की मदद की थी। अब जांच की तलवार चीन पर लटकने लगी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका का कोई नया पैंतरा देखने को मिले। रेल मंत्रालय 12 मई से 15 प्रीमियम ट्रेन चलाने जा रही है। ये ट्रेन दिल्ली से पटना, रांची, मुंबई, अहमदाबाद, हावड़ा, बिलासपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, जम्मू समेत 15 महत्वपूर्ण शहरों के लिए चलेंगी। ट्रेन में सभी कोच AC होंगे और इन ट्रेनों के लिए फिलहाल रेलवे काउंटर या ट्रेवल एजेंसी से टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि टिकट्स की सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगी। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि कृपया टिकट लेने के लिए स्टेशन न जाएं। आज शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट पर आप टिकट बुक कर सकते हैं। ये स्पेशल ट्रेनें होंगी जिनका किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा। एक बार फिर आपको बता दें कि ये ट्रेनों का जो टिकट है, आपको रेलवे काउंटर पर टिकट नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन ही टिकट बुक करनी होगी। लगभग 2 महीने पूरे होने को हैं और मुझे लगता है कि निश्चित तौर से 50-52 दिन हो गया है और लॉकडाउन ग्रेजुअली थोड़ा ढीला हुआ है, मगर ट्रेन चले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलना चाहिए। मुझे लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलने से जो अभी बड़ा समस्या माइग्रेंट लेबर का हो रहा है, या हमारे जहाँ तहाँ टूरिस्ट भी स्टैंडर्ड हैं, पेशेंट भी स्टैंडर्ड हैं, तो उन सबको सुविधा होगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि एक मानसिकता बने कि हम सब को जीना है इसी के साथ। हम ट्रेन तो अब चला चुके हैं रेलवे मंत्रालय, और भी काफ़ी ट्रेन चलाने का उनका योजना है, प्लानिंग है। लेकिन सवाल ये है कि हर एक राज्य अपने मजदूरों को, जो माइग्रेंट लेबर को वापस लेना चाहते हैं, और वो माइग्रेंट लेबर भी अपने स्टेट को वापस जाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये कहना का है कि आप उन लोगों को वापस लेने से पहले ट्रेन के जरिए कंसर्न स्टेटों को काफ़ी अरेंजमेंट करना होता है, जैसा कि उड़ीसा सरकार कर रही है। जो माइग्रेंट लेबर उड़ीसा को वापस जा रहे हैं, उनके लिए सारा व्यवस्था उड़ीसा सरकार कर रही है।
राजस्थान को कोटा में कई महिलाओं ने सरकारी राशन न मिलने की मांग पर प्रदर्शन किया। लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते हुए ये सभी महिलाएं थाने का घेराव करने पहुंची और उन्होंने थाने के बाहर काफी देर तक हंगामा किया। इस प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी पूरी तरह से अनदेखी की गई। हंगामा कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है और बाजार में जो सामान बिक रहा है उसे भी ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा है। गेहूँ मिले और कुछ भी नहीं मिला। गेहूँ पिसाने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि चक्की बंद पड़ी हुई है। आटे के कट्टे भी देने नहीं आए, कुछ भी सामान नहीं आ रहा है यहाँ पर। 50 रुपए किलो आलू, 50 रुपए किलो टमाटर, सब चीज महंगी है, सब्जियां भी महंगी है। ऐसा ही नहीं है तो कहाँ से खरीदेंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन में प्रशासन की टीम ने सड़क पर थूकने वालों पर सख्त कार्रवाई की। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। लेकिन नियमों को तोड़कर सड़क पर थूकने वाले लोगों के खिलाफ नगर पालिका ने अभियान चलाया और इन लोगों को पकड़कर बीच सड़क पर ही सजा भी दी गई। पुलिस वालों ने ऐसे ही सड़क पर थूकने वाले कुछ लोगों को पकड़कर सड़क भी साफ करवाई और गुटखा खाकर थूकने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से प्रशासन की सख्ती इसी तरह से जारी रहेगी। थूकना सार्वजनिक स्थानों पर जो है प्रतिबंधित किया है और जो इस तरह से थूकते हुए पाए जाएंगे उन पर जुर्माना भी किया जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। पुर में CMERI नाम के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जिसे बिना हाथ लगाए पहले साबुन आता है उसमें से और फिर 20 सेकंड बाद इससे पानी निकलता है। मतलब दावा है कि अगर इस उपकरण का इस्तेमाल किया जाए तो लोगों को 20 सेकंड तक हाथ धोने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि लोग 20 सेकंड तक हाथ धोने की आदत नहीं डाल रहे हैं, जिसे देखते हुए दुर्गापुर के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जिससे 20 सेकंड तक हाथ धोने ही पड़ेंगे। ये उपकरण वाटर डिस्पेंसर के जैसा ही है। इसमें ऊपर एक सेंसर लगाया गया है। हाथों को इस सेंसर के नजदीक ले जाने पर नल से साबुन निकलता है। साबुन निकलने के बाद पानी नहीं आता, पानी आता है 20 सेकंड के बाद। मतलब 20 सेकंड तक हाथों में साबुन को अच्छे तरीके से लगाना होता है। जब टाइम पूरा हो जाता है तब नल से पानी आता है। यही नहीं, हाथों को धोने के लिए इस उपकरण को छूना भी नहीं पड़ता। एक यूनिट किसी ने खरीदा, पावर प्लग होना चाहिए, एक टैप होना चाहिए बस पानी का, जो इसके अंदर घुस जाए। ये कोई भी प्लम्बर लगा सकता है, तो इजी टू इंस्टॉलेशन के हिसाब से भी ये सिस्टम बनाया है। दुर्गापुर में तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में ये उपकरण लगाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि सरकारी दफ्तरों में भी इसके इस्तेमाल पर जल्द फैसला हो सकता है। मुंबई पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में मॉडल पूनम पांडे के खिलाफ केस दर्ज किया। साथ ही पुलिस ने पूनम पांडे की BMW कार भी जब्त कर ली। आरोप है कि लॉकडाउन के बीच पूनम पांडे अपने एक दोस्त के साथ बेवजह सड़कों पर घूम रही थी, जिसके बाद पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के लिए उन पर केस दर्ज कर उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली। मैं शाम को बाहर गई थी कुछ सामान लेने के लिए एंड गेस व्हाट who I met? I met the real hero, Mr. जितेंद्र कादम, जो अभी कुछ ही दिनों पहले न्यूज़ में थे जिन पे अटैक हुआ था. So I met him and I think it's a very fortunate thing. But yes, I don't think it's a right idea to go out and do anything in this situation. So guys, I've learned my lesson and I would request you also to stay home and stay safe. इसी बीच एक बड़ी खबर, देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 4,213 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 97 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2200 के आंकड़े को पार कर गई है और देश भर में अब तक 67,152 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, जबकि 20,000 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो 3,000 के ऊपर ये आंकड़े थे, लेकिन आज 24 घंटे में, अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 4,000 पहुंच चुका है ये आंकड़ा, उससे भी ऊपर। बिल्कुल सही आपने कहा, 4213 नए मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए हैं और अब तक का ये सबसे ज्यादा आंकड़ा है जो 24 घंटे में सामने आया है। इससे पहले जो सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए थे वो 3900 मामले सामने आए थे, जो लगभग 5 से 6 दिन पहले आए थे। लेकिन उस समय ये भी देखने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट आई थी अचानक और कई दिनों के बाद में, उसकी वजह से हुए थे। लेकिन ये 4213 नए मामले, जबकि 97 लोगों की मौत, अब मौत के जो आंकड़े हैं लगभग 100 के आसपास ही दर्ज हो रहे हैं 24 घंटे में। तो ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, नए मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं
और उसकी वजह भी सरकार हालांकि मानती है कि कहीं न कहीं अब कोरोना वायरस करीब 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 30 जनवरी को आया था सबसे पहले भारत में और अब 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तो ऐसे में ये मामले आने वाले दिनों में और भी बढ़ने की आशंका है। जी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रास्ते में 500 और 2000 के नोटों पर पड़े होने पर दहशत फैल गई। वहां एक रिहायशी इलाके के पास कुछ लोगों को ये नोट पड़े नजर आए। उन्होंने तुरंत इस बात की खबर इलाके के पार्षद को दी, जो कुछ ही देर में पुलिस को लेकर वहां पहुंचे। पुलिस ने बड़ी सावधानी से 500 और 2000 के सभी नोट उठाए और उन्हें पॉलिथीन बैग में रखा। बताया गया कि वहां रास्ते में कुल 8000 रुपए पड़े थे। कोरोना की वजह से कई लोग अभी भी दहशत में हैं, इसलिए रास्ते में पड़े नोटों को देखकर लोगों को लगा कि कहीं ये कोरोना फैलाने की साजिश तो नहीं है। यूपी के सहारनपुर में लॉकडाउन तोड़कर सड़क पर घूम रहे लोगों को पुलिस ने सबक सिखाने के लिए सड़क पर ही उठक बैठक करवाई। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी कई लोग बेवजह घर से बाहर निकल आए, जिन्हें सबक सिखाने के लिए पुलिस ने उनसे सड़क किनारे उठक बैठक करवाई। इन सभी लोगों को पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ा किया और फिर उनसे कान पकड़कर उठक बैठक करने को कहा। लॉकडाउन तोड़कर बाहर घूम रहे ये लोग काफी ज्यादा संख्या में थे, लेकिन पुलिस ने इन सभी को पकड़कर सबक सिखाया और फिर चेतावनी देकर घर भेज दिया। अमेरिका के यूटा में हाईवे पर गाड़ी चला रहे 5 साल के एक बच्चे को पुलिस ने पकड़ लिया। ये बच्चा अपनी मां से लैम्बोर्गिनी खरीदने के जिद कर रहा था, लेकिन मना किए जाने पर वो उनकी गाड़ी लेकर खुद ही लैम्बोर्गिनी खरीदने निकल पड़ा। हालांकि उसे खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाते देख वहां पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वालों को शक हुआ और उन्होंने उसका पीछा शुरू कर दिया। कई किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस ने गाड़ी को तो रुकवा लिया, लेकिन जैसे ही पुलिस वाला गाड़ी के पास पहुंचा वो हैरान रह गया, क्योंकि ये गाड़ी 5 साल का एक बच्चा चला रहा था। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि वो लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए यूटा से कैलिफोर्निया के लिए निकला था। कार खरीदने के लिए वो अपने जेब खर्च से बचाए गए $3 यानी करीब 230 रुपए की रकम भी साथ लाया था। बच्चे की बहन ने बताया कि वो कई दिन से लैम्बोर्गिनी खरीदने की जिद कर रहा था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो खुद गाड़ी लेकर निकल पड़ेगा। He's always said that he wanted to go to California to buy one, but like we never thought it'd be the next day. इसके लिए उसने अपने पिता की गाड़ी की चाबी चुराई और मौका पाते ही गाड़ी समेत फरार हो गया। हालांकि पकड़े जाने के बाद पुलिस ने बच्चे को उसके घर पहुंचा दिया, लेकिन जल्द ही बच्चे की ये कहानी हर तरफ फैलने लगी, जिसके बाद वहां के कारोबारी ने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया। ये कारोबारी अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर बच्चे के पास पहुंचा और उसे हैरान कर दिया। उस आदमी ने बच्चे को लैम्बोर्गिनी की सैर भी करवाई। इस दौरान उन्होंने आसपास के इलाके के कई चक्कर लगाए। अपनी पसंदीदा कार की सवारी करने की खुशी बच्चे के चेहरे पर साफ नजर आई। बच्चे को खुश देख उसके परिवार वाले भी भावुक हो गए। बिहार के किशनगंज में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद एक इलाके को सैनिटाइज किया गया। बताया गया कि वहां की रेलवे कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रशासन की टीम अलर्ट हो गई और आसपास के 3 किलोमीटर तक के पूरे इलाके को सैनिटाइज करने में जुट गई। सैनिटाइजेशन के लिए फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी की मदद ली गई, जिसमें पानी की जगह केमिकल भरकर लाया गया और पाइप की मदद से मकानों और सड़कों पर केमिकल का छिड़काव किया गया। इतना ही नहीं, एहतियात के तौर पर सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर भी केमिकल का छिड़काव किया गया। लॉकडाउन के बाद पश्चिम बंगाल में फंसे कुछ मजदूर साइकिल से बिहार के अररिया पहुंच गए। ये मजदूर यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले हैं, जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मजदूरी करते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में साइकिल से 800 किलोमीटर के लंबे सफर पर निकलना पड़ा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर जो देख सकते हैं कि ये जितने लोग हैं ये मजदूर हैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से चले हैं और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जा रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद उनके सामने पैसों की किल्लत और खाने की परेशानी हो गई थी और इसीलिए मजबूरी में इन्हें साइकिल से ही अपने घरों के लिए निकलना पड़ा। अभी तो काम बंद हो गया तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता था, खाने पीने का पैसा भी नहीं मिलता था। साइकिल से अपने घरों के लिए निकले ये मजदूर रास्ते में थोड़ा सुस्ताते भी नजर आए, जिसके बाद फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान रास्ते में समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े लोग इन मजदूरों के लिए खाने पीने का इंतजाम करते दिखे। कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहे इटली में लोगों के शरीर का तापमान मापने के लिए स्मार्ट हेलमेट की मदद ली गई। पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका और स्पेन के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले इटली में ही हैं, जिसकी गंभीरता को देखते हुए एयरपोर्ट पर स्मार्ट हेलमेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया।
बताया गया कि इस हेलमेट में एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए एयरपोर्ट के कर्मचारियों को लोगों के नजदीक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इसकी मदद से 7 मीटर की दूरी से ही किसी भी आदमी के शरीर का तापमान माप सकेंगे। कर्मचारी इसके साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए मास्क और दस्ताने पहने भी नजर आए। इटली में कोरोना के अब तक 2,15,000 मामले सामने आ चुके हैं और 30,000 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। कोरोना के मरीजों के इलाज से जुड़े नियमों में बदलाव करने के 3 दिन बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफाई दी और नियमों के बदलाव को सही ठहराया। नियमों में बदलाव पर स्वास्थ्य मंत्रालय पर सवाल उठ रहे थे, जिस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सवालों के जवाब दिए, जिसके मुताबिक कोरोना मरीजों के इलाज से जुड़ी ताज़ा रिसर्च के नतीजे ये कहते हैं कि इस तरीके से ही कदम उठाने चाहिए। सरकार की तरफ से दलील ये भी दी गई कि कोरोना के मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के 10 दिनों में कई मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से नियमों में बदलाव किया गया। वहीं सरकार ने कोरोना की मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद फिर से कोरोना का खतरा नहीं होने का दावा भी किया है। रवि हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, यानी जो सवाल उठ रहे थे उन सवाल का जवाब देते हुए अब नजर आ रहे हैं कि जो नियम बनाए गए हैं नए, ये बिल्कुल ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक सफाई है और तमाम जो सवाल जब से नियम बदले गए थे, 8 मई को ये नियम में बदलाव हुआ था। जो कोरोना के मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है अस्पतालों में या फिर होम आइसोलेशन है, तो उसके बाद सवाल उठे थे। उन तमाम सवालों के जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा अपनी वेबसाइट पर डाला है कि आखिर में क्यों नियम में बदलाव किया गया है, क्योंकि दूसरे देशों से भी सीख ली गई है जहां पर टेस्टिंग बेस जो है पॉलिसी में बदलाव करके फिर नियम में बदलाव किए गए। और ये बिल्कुल जो नियम है वो ICMR ने भी स्टडी किया है, जिसमें बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई कमी नहीं है और संक्रमण का खतरा इससे डिस्चार्ज होने के बाद उस मरीज से नहीं बढ़ने वाला, तो बिल्कुल सही है। और उसको स्वास्थ्य मंत्रालय सही ठहरा रही है कि कोई चिंता की बात करने की जरूरत नहीं है लोगों को। तो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश लौट रहे मजदूरों को मध्य प्रदेश के शाजापुर में कुछ लोगों ने खाना और पानी दिया। लॉकडाउन लागू होने की वजह से ये सभी मजदूर किसी भी तरह अपने गांव लौटने की कोशिश में हैं। जिनकी मदद के लिए सड़क किनारे ही कुछ लोगों ने खाना और पानी बांटा। किसी भी तरह गांव पहुंचने की जल्दबाजी में इन सभी मजदूरों ने नियमों की भी अनदेखी की और एक छोटे से ट्रक में कई मजदूर बैठे हुए दिखाई दिए। ट्रक में बैठे एक आदमी ने बताया कि वापसी की कोशिश में उनका सामान भी रास्ते में चोरी हो गया। बैग लेकर चला गया, सब कुछ खाने वाले का सब कुछ लेकर चला गया। वहाँ परेशानी में सब निकले ही थे और ये हाल हुआ। मुंबई में रहने वाला एक परिवार तो ऑटो पर बैठकर ही उत्तर प्रदेश की तरफ जाता दिखाई दिया। परसों से निकले थे, कुछ रास्ते में खाने वाने की सुविधा मिला, कुछ वहाँ क्या करते थे आप? लॉकडाउन के बीच जयपुर के एक इलाके में कुछ लोगों ने एक दूसरे से जमकर मारपीट की। बताया गया कि वहां के एक इलाके में सरकार की तरफ से खाने पीने का सामान बंटवाया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को ही सामान मिल सका और जिन लोगों को सामान नहीं मिला उन्होंने वहां हंगामा शुरू कर दिया। खाने का सामान हासिल करने पर लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई और वो एक दूसरे पर थप्पड़ घूंसे बरसाने लगे। वहां मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट कर रहे लोगों को अलग करने की भी कोशिश की, लेकिन हंगामा कर रहे लोग शांत नहीं हुए, बल्कि सड़क किनारे पड़े एक बड़े से डंडे को उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। हालांकि काफी देर तक चले हंगामे को आसपास के लोगों ने किसी तरह शांत करवाया। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने गाजी हैदर को नया कमांडर बना दिया है। रियाज नाकू की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में गाजी हैदर नया कमांडर होगा। तो जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अब नया कमांडर जो है वो गाजी हैदर होगा। हालांकि जैसे ही रियाज नाकू को मार गिराया गया था उसके बाद से ही नया कमांडर ढूंढने की कोशिश हिजबुल मुजाहिदीन संगठन कर रहा था और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि ये आतंकी संगठन गाजी हैदर को अपना नया कमांडर बना रहा है। पवन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। पवन, देखिए, रियाज नायकू की मौत के बाद हिजब जो है वो पूरी तरह से कश्मीर में टूट चुका था। जैसा कि इनके जो चीफ कमांडर जो POK में बैठे हैं सलाउद्दीन, उन्होंने खुद बोला था कि भारतीय फौज का पलड़ा भारी है और लगातार हमारे लोगों को मारा जा रहा है। और गाजी हैदर जो कश्मीर में इस समय हिजबुल मुजाहिदीन का नया कमांडर बनाया गया है, वो भी इसका दायां हाथ है। काफी समय वो इसके साथ रह चुका है और कश्मीर में नए लड़कों को भर्ती करने में रियाज नायकू के साथ उसका काफी हाथ रहा है। और रियाज नायकू की मौत के बाद अब हिजबुल मुजाहिदीन ने गाजी हैदर को कमांडर के रूप में आगे रखा है और साथ में जफरुल इस्लाम को भी साथ लाया है जो उसके साथ डिप्टी कमांडर होगा। जी